हाय एवरीवन, आज ये 1 से 25 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रहलाद जोशी को भारत का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर अस्थायी सीट के लिए जो 2028 से 29 के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है? तो शांति अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 26 की मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है और इसे किसने बनाया है? तो इसका नाम विक्रम फर्स्ट है और यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है जिसको स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 का खिताब कहाँ जीता है? तो जापान में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। परिवर्तन योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया गया है? तो 9,585 करोड़ रुपये का बजट परिवर्तन योजना के लिए मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे चुना गया है? फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पे उद्घाटित हुआ है? तो चेन्नई में उद्घाटित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा करके 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के पहले 2 जियोथर्मल कुएं कहाँ पे शुरू हुए हैं? पुंगा और लद्दाख में भारत के पहले 2 जियोथर्मल कुएं शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑपरेशन जल राहत का संबंध किस राज्य से है? तो असम में बाढ़ राहत कार्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अजीत डोभाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रतनवेल VS बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला इमर्सिव संग्रहालय शब्दलोक कहाँ पे खुला है? तो कोलकाता में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टाइगर लाइटनिंग अभ्यास बांग्लादेश ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो USA के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2026 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इसका यह 23वां संस्करण होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो फ्रांस बन गया। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन बने? तो अनुराग जैन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समुद्री प्रदक्षिणा क्या है? तो यह दुनिया का चक्कर लगाने वाला भारत का पहला तीनों सेनाओं का महिला सेलिंग अभ्यास है जिसमें त्रिवेणी वेसल का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रोम घोषणा पत्र का संबंध किन 2 विषयों से है? तो इसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियार से संबंधित है। और रोम घोषणा पत्र जिसमें 1 दर्जन नोबेल विजेताओं द्वारा इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। उन्नति AI 2.0 पोर्टल किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और IIT दिल्ली के सहयोग से उन्नति AI 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस तरीके से मैंने 1 से 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवीजन कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। भारत और अमेरिका ने कोलालमपुर में ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने ताजिकिस्तान में स्थित आइनी एयरबेस पे अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने समुद्र समृद्ध गांव भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है।
दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा उत्तराखंड ने करी है। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क शामिल होने वाला नवा शहर लखनऊ है, जो पाक कला कैटेगरी में आया है। क्रिप्टो करेंसी की संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का शुभारंभ किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया का नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वस्थ शहर मदुरई है। चीतों का तीसरा घर नौरादई अभयारण्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कक्षा तीसरी से एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शामिल किया है। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून मालदीव लेकर आया है। यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली जर्मनी ने प्रदान करी है। बसावरन रचित एक मुगल लघु चित्रकला जिसकी नीलामी लंदन में हुई है, इसका संबंध मुगल शासक अकबर से है। पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का आधारशिला मेघालय में रखी गई। सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन दोहा, कतर में प्रारंभ हुआ है। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा अमूल को दिया है। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएस के वर्जीनिया राज्य में उपराज्यपाल का चुनाव जीता है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र है। ऑपरेशन व्हाइट कोलरन का संबंध राजस्व खुफिया निदेशालय से है। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बन गया है। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश स्वीडन बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देने के लिए कहा है। गिद्धों के घोंसले का लगभग 63% मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्ज किया गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सनराइज ओएस, वन सन वर्ल्ड, वन ओशन OWOGC और SIDS सौर मंच का पहला अनावरण इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक दिल्ली में हुआ है। इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च किया है। RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश अमेरिका है। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण करने वाला देश चीन है। NEXCR19 तकनीकी का संबंध कैंसर के उपचार से है। यह IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से संबंधित है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र है। खेल, पुरस्कार और रिपोर्ट से संबंधित करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 67 को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com ने घोषित किया है। क्लच शतरंज 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इलम परी बने। 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। WJP रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 86वीं है। QS एशिया विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थाओं में टॉप स्थान IIT दिल्ली को मिला है। बरामा प्रो कबड्डी लीग का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। कार्तिक आर्यन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। श्री श्री रविशंकर जी को 2025 विश्व शांति सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को 14वां स्थान मिला है। UN की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2024 के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन भारत में हुआ है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से
साई गौतम को सम्मानित किया गया है। दिवस और महोत्सव से संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ है। विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। गुरु नानक देव की 556वीं जयंती वर्ष 2025 में मनाई गई है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया जो कि भारत बताया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं जिसमें मौलिक अधिकार दिया है जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है।
जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368, जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है।
जनगणना की बात करते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु में। अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात 972 है, जो शीर्ष पे है, जबकि हरियाणा में 834 है, सबसे न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच की गणना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की 90% जनसंख्या गाँवों में रहती है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत में गोवा है, 62.2% जनसंख्या शहरों में रहती है गोवा में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं संख्या में तो महाराष्ट्र है, 5.08 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र की शहरों में रहती है। विभिन्न सूचांक में भारत की रैंक क्या है, चलिए देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत की कितनी रैंक है? 38वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 191वीं है। मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक कितनी है? 130वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है।
हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 115वीं है। परिसीमन आयोग की बात करते हैं तो चलिए परिसीमन आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें को देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग, जिसको डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन की, तो इसके लिए अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है। भारत में कुल 4 बार 1952, 1962, 1972, 2002 तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अगला परिसीमन आयोग 84वें संविधान संशोधन के अनुसार अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद होगा।